वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए यहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं, जहाँ पर कल पिछले वीडियो में हमने एक अधिनियम देखा था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम देखा था। उसके बाद हमने कुछ विलुप्त प्राय जीवों के बारे में जाना था। आज हम एक नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे, केबिल लामझा नेशनल पार्क। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इसके अलावा कुछ और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। तो ये पूरी सीरीज चलती रहेगी कंटिन्यू, इसलिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। इसके अलावा आपके लिए कल एक पॉजिटिव न्यूज आई है। आपका ऑप्शनल जो यूपीपीएससी मेंस में ऑप्शनल होता था उसको रिमूव कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा और इसके साथ ही आपके उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पत्र ऐड कर दिए जाएंगे। तो एक अच्छी न्यूज़ है ये। अब अच्छा जो स्कोरिंग वगैरह है वो सही रहेगी, उसमें असमानता नहीं रहेगी। जो 8 साइड से बच्चे आते हैं तो उनको भी प्रॉफिट होगा। तो ये अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ आपको देखने मिल रही है। अब आप अच्छी तैयारी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने प्रीलिम्स परीक्षा को पास कर लिया तो मेंस आपको देने मिलेगा और मेंस आप आराम से क्लियर कर पाएंगे अच्छे से तैयारी करके। और इस बार तो सबसे अच्छी चीज़ है, लगभग 130 दिन का टाइम आपको मेंस के लिए मिलेगा प्रीलिम्स के बाद। तो मई के बाद लगभग अच्छे खासे दिन आपको मिल रहे हैं और ये बहुत अच्छा टाइम होता है मेंस तैयार करने के लिए। तो अगर आप अभी से तैयारी करते हैं प्रीलिम्स की परीक्षा की, अभी देखें तो 80 से 75 से 80 दिन बाकी बचे हुए हैं 14 मई के लिए। तो अभी से 80 दिन की आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेटेजी बना के। चाहे तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरा गाइडेंस, पीडीएफ सारा कुछ मिलेगा। बस इतना पढ़ के आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। और अगर आप अच्छी खासी मेहनत करते हैं तो आप फ्री इनिशिएटिव फॉलो करके भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो लगातार फ्री इनिशिएटिव चलते हैं उनको फॉलो करके भी आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। बहुत बच्चों ने किया है, आप भी कर सकते हैं, क्योंकि एकमात्र ऐसा चैनल आपको ये देखने मिलता होगा जहां पर जितने भी पेड नोट्स हैं उनकी वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री मिलते हैं। तो आप लगातार जुड़े रहे चैनल के साथ और वीडियोज़ जो आपको मिलते रहते हैं उनको देखते रहिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। तो यहाँ से भी आप बिल्कुल कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो नोटिफिकेशन आपको 1 या 2 दिन में देखने को मिल जाएगा। अब कल ही न्यूज़ आई है ऑप्शनल से रिलेटेड। अभी चूंकि बजट कल जारी किया गया इसलिए थोड़ा सा जो है अब 1-2 दिन बाद आपका जो है नोटिफिकेशन आपको देखने मिल जाएगा। और कहा भी गया था कि जो फरवरी है, फरवरी के 2nd माह में 15 फरवरी के बाद आना ही था। तो आपका इसी महीने में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपको पहले ही डेट तो बता दी जा चुकी है कि 14 मई को एग्ज़ाम होना ही है, तो मई में आपका एग्ज़ाम होना ही है। तो बिल्कुल आप इसको टारगेट बनाकर तैयारी शुरू करें। आप बिल्कुल भी इंतजार ना करें और अच्छा खासा कंपटीशन आपको देखने मिलेगा, इसलिए बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ना है। आज हम देख रहे हैं सबसे पहले केबुल लामझा राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान जो है नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में यह है और यह दुनिया का इकलौता तैरता हुआ उद्यान है। ठीक है, तैरता हुआ उद्यान है, यह इसकी विशेषता है और इसलिए ही इससे प्रश्न पूछा जाता है। सीधे तौर पर पूछते हैं ये वाला जो नेशनल पार्क है कहाँ पर है, तो मणिपुर में याद रखना है आपको। ठीक है, इसे वर्ष 1966 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में बनाया गया था। 1966 में इसको अभ्यारण्य बनाया गया। मुख्य उद्देश्य इसका क्या था, लुप्त प्राय संगाई और ब्रो एंटल से हिरण, नृत्य हिरण के प्राकृतिक आवास को संरक्षित करना। तो ये वाली जो हिरण है इसका प्राकृतिक आवास कौन सा है, ये वाला राष्ट्रीय उद्यान है। 1977 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। 1966 में इसको क्या है, अभ्यारण्य बनाया, फिर 77 में इसको नेशनल पार्क बना दिया गया। यह लोकटक झील का अभिन्न अंग है, लोकटक झील के पास में है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिलता है। ये सारे सीधे तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इनको याद रखें। यह सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और जल विद्युत उत्पादन के लिए पानी के स्रोत के रूप में कार्य करती है। इसे 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया था और 1993 में 1993 में मॉन्ट्रो रिकॉर्ड के तहत सूचीबद्ध भी किया गया था। तो यह वेटलैंड्स के अंतर्गत भी आती है, जो रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड्स बनाए गए हैं उनमें भी आती है। 1990 में इसको बनाया गया। इसके बाद 1993 में मॉन्ट्रो रिकॉर्ड के अंतर्गत भी इसको लिस्टेड किया गया। स्थानीय रूप में फुमदी के नाम से यह प्रसिद्ध है, जो तैरते हुए विघटित पौधों की सामग्री होती है और राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता है। तो स्थानीय रूप से इसको फुमदी भी कहा जाता है, तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है। इथाई बैराज का निर्माण इसी पर किया गया है। 1983 में लोकटक बहुउद्देशीय परियोजना के तहत किया गया था। तो लोकटक नदी पर बना है इथाई बैराज, 1983 में इसको बना था। मणिपुर में यह राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हो जाएगा। लोकटक नदी के किनारे है, इकलौता तैरता हुआ उद्यान है। 1966 में वन्यजीव अभ्यारण्य बना, 1977 में नेशनल पार्क बन गया। ठीक है, और लोकटक झील की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और आपसे एक प्रश्न पूछते हैं लोकटक झील कहाँ पर है, तो यह मणिपुर राज्य में स्थित हो जाएगी। ठीक है,
अब चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कैसा पूछा जाता है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में स्थित है। तो आपसे अब उत्तर तो बन ही जाएगा, लोकटक में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर चुन लेंगे। इसके बाद अगर बात करें एल्यूमिनियम उद्योग की, तो यह पढ़ने वाले हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड अयस्क से प्राप्त होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है और सीधे यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी वाल्को, जिसको कहते हैं, 1965 में एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के रूप में स्थापित की गई थी। 2001 में इसे वेदांत रिसोर्सेज ने अधिग्रहित कर लिया और कोरबा छत्तीसगढ़ में बाल्को की प्रमुख गतिविधियां हैं। तो ये जो बाल्को कंपनी है सबसे ज़्यादा कहाँ पर, ये कोरबा छत्तीसगढ़ में एक स्थान है कोरबा, वहाँ पर ये काम करती है। इसके बाद अगर बात करें हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी हिंडाल्को जिसको कहते हैं, 1958 में 1958 में इसको आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा स्थापित किया गया था। तो हिंडाल्को किसकी है, आदित्य बिरला ग्रुप की है। 1962 में कंपनी ने उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में उत्पादन शुरू किया और इसका मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर हिंडाल्को का कहाँ पर है, मुंबई में है। इसके अलावा हीराकुंड ओडिशा, मुरी झारखंड, बेलगावी कर्नाटक, बेलूर पश्चिम बंगाल में कई यूनिट संचालित होती हैं। तो आपसे पूछा जाता है एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ कहाँ पर विस्तारित है, तो हीराकुंड ओडिशा में यहाँ पर जो है ये काम करता है। मुरी झारखंड में यहाँ पर उत्पादन किया जाता है, अयस्क निकाला जाता है बॉक्साइड। बेलगावी कर्नाटक में है, बेलूर पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, यहाँ पर इसकी हिंडाल्को की यूनिट्स चलती हैं। इसके अलावा मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी एक है माल्को जिसको कहते हैं, और इसको 1961 में स्थापित किया गया था और 1965 में इससे परिचालन शुरू हुआ। इसका मुख्यालय मैट्टूर में है, मैट्टूर मद्रास में इसका मुख्यालय हो जाएगा, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी। ठीक है, तो अभी तक हमने वाल्को को देखा, इसके बाद हिंडाल्को देखा, हेडक्वार्टर मुंबई में है। माल्को को देखा, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी, इसका मैट्टूर में हेडक्वार्टर हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट है नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को, जिसको 1981 में स्थापित किया गया था। ये एक नवरत्न कंपनी थी जिसका पंजीकृत कार्यालय भुवनेश्वर में है। इसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी करीब 51%, 51% इसमें जो है भारत सरकार की हिस्सेदारी है, इसलिए एक तरीके से ये सरकारी कंपनी भी कह सकते हैं आप। और कंपनी कोरापुट और अंगुल में काम कर रही है, तो ये कोरापुट और अंगुल में इसकी यूनिट्स है। इसके बाद अगर इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडेल की बात करें, इसने 1938 में एक निजी कंपनी के रूप में उत्पादन शुरू किया। 1944 में इसे सार्वजनिक कंपनी में बदल दिया गया और इसके संयंत्र कहाँ कहाँ है, मुरी झारखंड में है, अलूपुरम केरल के अलवाय में है, हीराकुंड उड़ीसा में है और बेलगाम कर्नाटक में है। तो यहाँ पर इसकी जो है संयंत्र लगे हुए हैं, यूनिट्स लगी हुई हैं। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, जैसे इंडेल एल्यूमिनियम की कंपनी है, नाल्को एल्यूमिनियम से संबंधित है, माल्को, हिंडाल्को और वाल्को ये सभी एल्यूमिनियम उद्योग से संबंधित जो है उद्योग हैं, कंपनियां हैं। इसके बाद इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं, कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे पूछेंगे एल्यूमिनियम संयंत्र दे देंगे और स्थान दे देंगे, कौन सा कहाँ पर है। तो बाल्को कहाँ पर है, कोरबा में है, बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। और ये प्रश्न जो है ये पैटर्न एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, यूपीपीएससी का फेवरेट कह लें जो है पैटर्न ये है, ऐसे प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बाल्को कोरबा में है, बिल्कुल सही है। इंडल हीराकुंड में है, बिल्कुल सही है। माल्को का मुख्यालय कहाँ, चेन्नई में है, या फिर हिंडाल्को रेणुकूट में है। तो हिंडाल्को ये सही है, ऑप्शन सी सही जो है गलत हो जाएगा। माल्को कहाँ पर है, मैट्टूर में है, मद्रास में है क्योंकि ये, तो इसका जो मुख्यालय है मैट्टूर में स्थित है। ठीक है, चेन्नई में नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही उत्तर चुन लेंगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है असम मेघालय का सीमा विवाद, इसको देखने वाले हैं। हाल ही में असम और मेघालय के बीच में हिंसक झड़प हुई थी। मेघालय 1970 में असम में से एक स्वायत्त राज्य के रूप में बना था और 1972 में से एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। ठीक है, तो 1970 से असम से निकलकर ही मेघालय बना था, 1972 में से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नए राज्य निर्माण 1969 के असम पुनर्गठन मेघालय अधिनियम पर यह आधारित था। तो ये एक एक्ट था जिसके तहत इसको नया राज्य बनाया गया था, जिसे मेघालय सरकार ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मेघालय ने कहा हम नहीं मानते कि तुम मतलब जो हो अलग हो जाओगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अधिनियम ने मेघालय की सीमा को परिभाषित करने के लिए 1951 की एक समिति की सिफारिशों का पालन किया था। उस पैनल की सिफारिशों पर मेघालय के वर्तमान पूर्वी जयंतिया हिल्स, री भोई और वेस्ट खासी हिल्स जिलों के क्षेत्रों को असम में स्थानांतरित कर दिया गया था। और जबकि मेघालय कहता था ये सारे हमारे जिले हैं, ये हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि मेघालय में आते हैं। तो ये वाला जो अधिनियम था उसकी जो फैक्ट थे या फिर कहें उसमें जो बातें लिखी थी उसको मानने से मेघालय सरकार ने मना कर दिया, कि उन्होंने कहा कि हमारे जो क्षेत्र हैं, हमारे जो सीमाएं हैं, उनका सही तरीके से इसमें विवरण नहीं दिया गया है। तो ये मुद्दा था। राज्य का दर्जा मिलने के बाद मेघालय ने इन तबादलों का यह दावा करते हुए विरोध किया कि वे उसके आदिवासी समूह के थे। दावों और प्रतिदावों के बाद 2011 में मेघालय के एक आधिकारिक दावे के आधार पर विवाद को 12 क्षेत्रों तक सीमित कर दिया गया। इसके बाद मार्च में हुआ असम और मेघालय ने कुल 12 स्थानों में से 6 स्थानों पर सीमा विवाद को सुलझा लिया। असम का इसमें अलग हुए राज्यों के साथ सीमा विवाद था, जिसमें
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम शामिल हैं। पिछले साल असम और मिजोरम के बीच में भी झड़प हुई थी। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और ये सीमा विवाद से संबंधित ही होता है। असम और मेघालय के बीच में किन किन क्षेत्रों को लेकर सीमा विवाद चला, ये आप याद रख सकते हैं। तो पूर्वी जयंतिया हिल्स, री भोई, वेस्ट खासी हिल्स, ये सारी चीज़ें। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा 1972 में दिया गया, 1970 में अलग हुआ। 1969 का असम पुनर्गठन मेघालय अधिनियम पर यह आधारित था। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें देखी। इसके बाद अगले वीडियो में हम ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे, जैव द्रव्यमान ऊर्जा के बारे में, हरित गृह गैसों के बारे में पढ़ेंगे और भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर आप कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, यूपीपीएससी के लिए, आरओ के लिए, प्रीलिम्स के लिए, या फिर आप बीडीओ बीईओ किसी भी एग्जाम के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए गए हैं, वहां से जाकर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उन पर कॉल करके। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, वहां से आप ऑफिशियल चैनल तक पहुंच जाएंगे। और आप अदरवाइज आप टेलीग्राम पर जाकर ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन डालकर सर्च भी करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। तो बस मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।